बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद सलाम का नजराना एक ईदत पेश करते हैं। प्रोग्राम रेड इशू के साथ आपका मेज़बान मियाँ फ़ारूक आरिफ हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गुज़श्ता दिनों जो रिमार्क्स दिए हैं वो आपके सामने रखना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि सूबों और वफाक के दरमियान कोई तरीक़ाकार दिखाई नहीं दे रहा। तमाम हुकूमतें रिलीफ की मद में फंड्स तो खर्च कर रही हैं, लेकिन इसमें शफाफियत कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। सिंध हुकूमत हो या किसी और सूबे की हुकूमत, मसला शफाफियत का है। हुकूमत पैसे खर्च कर रही है लेकिन नजर कुछ भी नहीं आ रहा। क्या हो गया है हुकूमतों को? अवाम और बैरून मुल्क से लिया गया पैसा न जाने कैसे खर्च हो रहा है। खरबों रुपए खर्च हो रहे हैं लेकिन मरीज सिर्फ 5,000 हैं। करंतना मराकज में मुकीम अफराद से पैसे लिए जा रहे हैं मगर उनको सहूलियात गैर इंसानी तौर पर दी जा रही हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल का यह कहना था कि 9 अरब से जायद रकम खर्च हो चुकी है, लेकिन सूबे यह रकम खर्च कहां कर रहे हैं किसी को भी मालूम नहीं है। और गुज़श्ता रोज कराची में डॉक्टर्स ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसने भी हमें हिला कर रख दिया है। डॉक्टर्स ने इस सिलसिले में हाथ खड़े कर दिए हैं और उनका यह कहना है कि जो लॉकडाउन में नरमी की जा रही है यह बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और हुकूमत और उलमा के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए हैं इसमें नजरसानी की जानी चाहिए, क्योंकि आने वाला जो महीना मई का है वो इंतहाई सेंसिटिव है और इसमें मरीजों की जो तादाद है वो बढ़ सकती है। इन तमाम तर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे प्रोग्राम पैनल में जो अफराद मौजूद हैं उनका मैं सबसे पहले तारुफ करवाना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे दरमियान मौजूद हैं सगीर अहमद भट्ट साहब, उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, और उनके साथ सीनियर कंसल्टेंट जनाब डॉक्टर असद इम्तियाज साहब, उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। और उनके साथ मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले वकास अहमद खोखर साहब, वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं और तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं खुरम शहबाज साहब। तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा सीनियर कंसल्टेंट जनाब डॉक्टर असद इम्तियाज साहब से। डॉक्टर असद साहब, जब ये वबा शुरू हुई तब भी आपने इंडिकेट कर दिया था, और अब जो लॉकडाउन में नरमी आ रही है और रमजानुल मुबारक में जो है वो मसाजिद खोली जा रही हैं, तो आप क्या देख रहे हैं ये तमाम तर सिनेरियो को? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मियाँ साहब, आपने मुझे निक ऑफ टाइम पे ऑन बोर्ड लिया। और चूँकि आज मैं कुछ खाए पिए बगैर आया हूँ और कहते हैं कि भूखा शेर ज़्यादा लड़ता है, तो आज मैं डॉक्टर बरादरी की तरफ से कुछ शायद लड़ने वाली बातें ही करूँ, स्पेशली जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसके तनाज़र में। देखें, कमिंग बैक टू, आपको याद होगा जो हमने पहला प्रोग्राम किया था उसमें अभी लॉकडाउन नहीं हुआ था, उससे एक दिन पहले का था, और मैंने ये बात कही थी कि लॉकडाउन होना चाहिए, फुल एसेंस में होना चाहिए, और उसको हमारा इस वायरस के साथ फितरी साथ है और ये इतनी जल्दी कहीं नहीं जा रहा। हालांकि उस टाइम हर कोई इस एल्यूजन में था, मेरे समेत, क्योंकि हमारे लिए डॉक्टर्स के लिए भी ये नया है कि ये जो एक इंसानी फितरत भी है कि जब कोई खतरा होता है वो कहते हैं अब खत्म हुआ कि अब खत्म हुआ, ऐसे ही होता है ना। तो एनीवे, उस प्रोग्राम में मैंने ये निशानदेही की। उससे अगला हमने जो नफ्सियाती असरात के हवाले से लॉकडाउन के प्रोग्राम किया था, उसमें मैंने ये कहा कि ये लॉकडाउन तो वो लॉकडाउन है ही नहीं। अगर आपको याद हो, मैंने कहा था ये फुल एसेंस में नहीं इसको फॉलो किया जा रहा, इसको इसके फुल एसेंस में करना चाहिए, जो कि बाहर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनमें किया जा रहा है। उनके सही नफ्सियाती असरात हैं, इसका मुझे नहीं पता कितने के नहीं, उसमें भी मैंने ये जोर दिया। और अब जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है डॉक्टर्स की, तो मैं ये कहूँगा कि ये मजबूर हो गए डॉक्टर्स ये बात करने के लिए, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि ये लड़ाई अब डॉक्टर्स और कोरोना के दरमियान है। अच्छा, आप देखें, थोड़ा सा मैं यहाँ पॉइंट क्लियर करना चाहूँगा डॉक्टर्स के एंड से कि ये कोई ये नहीं, बहुत कोई हाईफाई लड़ाई नहीं है, कोई कुश्ती नहीं है, या कोई बहुत हाईफाई मैनेजमेंट नहीं है। इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स जो बचाव के हैं वो इतने ज़बरदस्त हैं, इतने वो यानी कि उसमें रिसोर्सेज भी लगते हैं, उसमें मैनेजमेंट भी करनी पड़ती है, उसमें चेंजेस भी करनी पड़ती हैं हॉस्पिटल्स में, जैसे ओपीडीज बंद करनी पड़ी, सारी चीज़ें, उनमें बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना खर्च हो रहा है पेशेंट को आइसोलेट करने में। और याद रखें कि पेशेंट्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं कि उनको हर वक्त मॉनिटर किया जाए। बहुत सारे पेशेंट्स, मैंने बताया था, उनको इतनी अलामतें नहीं होती, सिर्फ सीरियस पेशेंट को ज़रूरत होती है। खैर, कहने का मकसद ये है कि कल की कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैं कहूँगा कि डॉक्टर्स क्यों मजबूर हो गए हैं। देखें, बात यह है कि मैं तो अनफॉर्चुनेटली शायद पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि मीडिया को नेगेटिव पोर्ट्रे करने का जिम्मेदार तो करार दिया जा रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों को लाशें चाहिए। वो जब तक ये इस तरह की अदादोशुमार नहीं आएंगे जो इटली और वहाँ पे आ रहे हैं, हमने नहीं मानना।
अच्छा, अब डॉक्टर्स की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि लोगों का परसेप्शन ये भी था कि ये गर्मी के मौसम में जो है ये खत्म हो जाएगा और इतना टेम्परेचर हो 27 अबव तो ये खुद ब खुद मर जाता है, तो इसमें कितनी हकीकत है? देखिए बात यह है, सबसे पहले तो सिंपल मैं आपको जवाब दूंगा, हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। वो हो गया अभी, उसमें सर्वाइव कर रहा है ना, तो बाहर भी कर लेगा। तो जब 40 से ऊपर जाएगा फिर बात करेंगे। अभी तो चूंकि वायरस सबके लिए नया है, ठीक है ना, हमें डॉक्टर्स को भी नहीं पता कि पहले कभी एक्सपोजर ही नहीं हुआ इसका, न्यू डायनामिक्स हैं बिल्कुल। हमसे बहुत सारे लोग सवालात करते हैं, लेकिन हम उसका स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते क्योंकि हम अभी इसके डायनामिक्स सामने आ रहे हैं। तो इसलिए सर जो डॉक्टर्स ने पॉइंट उठाया है वो ये मजबूर हो गए हैं ये कहने पर कि बराए मेहरबानी ख़ास तौर पे मसाजिद के हवाले से यकीन माने कि मैं खुद भी आज मस्जिद में नमाज पढ़ के आया हूँ हॉस्पिटल से निकल के, लेकिन पीछे बहुत जगह होती है सेल में 6 फुट के फासले पे खड़े होकर आया हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा है जुम्मे की नमाज में मैं गया था तो लोग बिल्कुल पहले जो बैठे हुए थे वो 6-6 फुट के फासले भी थे, और जो ही सब खड़े होने का ऐलान हुआ सारे फिर उधर आए खड़े हो गए। ठीक है, इन बातों का जवाब दें। अच्छा खुरम साहब आप ये बताइएगा कि माहिरीन बार बार चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता लॉकडाउन में नरमी की गई तो आपको जो है ट्रीटमेंट के लिए हमें जगह नहीं मिलेगी और हॉस्पिटल कम पड़ जाएंगे, लोग जो हैं वो सड़कों पर पड़े होंगे, तो हुकूमत इनकी बातों को क्यों इग्नोर कर रही है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है कि गवर्नमेंट इग्नोर करने वाली जो बात है ये बिल्कुल गलत है। अभी 1-2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो एड्रेस किया उन्होंने कहा कि ये हमारे पे आफत का एक वक्त है, ये जंगी हालात है। हर इंसान जब तक खुद को प्रिवेंटिव मेजर्स में ला के महफूज नहीं करेगा, गवर्नमेंट ने तो चीख के गवर्नमेंट भी कह रही है कि एक वक्त आएगा जब आपका पूरा मेडिकल सिस्टम जिस तरह वेस्टर्न इनके साथ हुआ कि उनका पूरा मेडिकल सिस्टम कोलैप्स कर गया, तो वही सूरत हाल हमारे यहाँ भी हो सकती है अगर हम लोग अपनी प्रिवेंटिव मेजर्स में पूरा नहीं करते। तो ये हालात कोई मुख्तलिफ नहीं होंगे। मैं डॉक्टर साहब की बात को इंडोज करता हूँ कि ये बात सिर्फ एज ए इंडिविजुअल कॉम्बैट है, जबकि हम लोग इसको सीरियसली, और इसमें जिस तरह मस्जिद की बात की है तो आजकल बहुत ज़्यादा मस्जिदों में ये है वो है, भाई इस वक्त पूरी दुनिया में कोई भी इबादतगाह, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो दीवारें गिरिया है, चाहे वो वेटिकन है, यरूशलेम है, पूरी दुनिया में ये बंद हो चुका है। नहीं बंद तो हो चुका है, लेकिन सर हुकूमत पे डिपेंड कर रहा है, हुकूमत क्यों रिलैक्सेशन दे रही है सर, क्यों नहीं लॉकडाउन उस तरह से अमल दरामद करवा रही? माइंडसेट देखें, आप लोगों को लॉकडाउन पे गिरफ्तार करते हैं, आप भेजेंगे कहां पे? थानों के अंदर, जहां एक लॉकअप में 500-500 बंदा जाएगा। मुझे ये बताएं कि पहले तो शायद कोई 10% चांस तो उसके बचने के, ये इवन देन 1 हफ्ते की कैंपेन चली थी काइट फ्लाइंग की, वहां पे जो हालात और जो वीडियो मैंने देखी हैं कि एक लॉकअप के अंदर 40, अब वो थानेदार कह रहा है कि जी एक साइड पे आप मुझे कह रहे हैं इनको पकड़ो, जब हम पकड़ते हैं तो अब उनकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा है कि अब हम उनको सोशल डिस्टेंसिंग वहां पे पॉसिबल ही नहीं है। ये लोगों को समझने की जरूरत है। ये एक दुनिया का सिनेरियो, जिस तरह लोग कहते हैं कि जी 9/11 के बाद दुनिया पूरी बदल गई थी, ये कोरोना के बाद भी पूरी दुनिया बदलने जा रही है। और इस पे पूरी दुनिया के अंदर देखें, चाइना ने इससे कॉम्बैट किया। आप चाइना के मेजर्स और मुश्किल तरीन मेजर्स जो उन्होंने लिए, क्यों? वुहान उनका एक ऐसा स्टेट था जहां पे सबसे ज्यादा ये हिट हुआ, बाकी जगह पे उन लोगों ने अपना क्वारंटाइन टाइम जो है वो लोगों ने गुजारा है वहां पे। ठीक है, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस पर काबू पाया। अच्छा ज़कीर बादशाह साहब आप ये बताइए कि लॉकडाउन करने वाला सबसे पहला सूबा सिंध ही था, फिर भी इसके बावजूद जो है पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, क्या आपकी नाअहली नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ारूक देखें पेशेंट किस तरीके से बढ़ रहे हैं। आप देखें कि पाकिस्तान में ये वायरस मौजूद नहीं था। ये वायरस जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या दूसरे मुल्क विज़िट पे गए हुए थे वो आए हैं, जिस तरह ये ज़ायरीन है या जो दूसरे ममालिक में क़याम पज़ीर हैं वो लोग आए हैं, उनसे आया है। आप ये देखें कि हुकूमत ने मेजरमेंट्स पूरे लिए,
उनके लॉकडाउन की वजह से ये किस हद तक कंट्रोल हुआ है आप ये देखिए। जिस तरह उनकी तादाद, मैं समझता हूँ, मैं इस मौके पे सियासत नहीं करना चाहता, लेकिन एक हकीकत है वो बयान करनी पड़ेगी कि जब हमारे ज़ायरीन भाई या बैरून ममालिक से दूसरे दोस्त आए हैं तो उन्हें बॉर्डर पे रोक के उनका चेकअप नहीं किया गया, उन्हें मुतलका सहूलियात जो सेहत की थी वो नहीं दी गई, करंटीना नहीं किया गया, उनको ऐसे ही मुल्क में आने दिया गया जिससे वो वायरस फैला है। मैं सिंध हुकूमत को जिस तरह आलमी अदारों ने अप्रिशिएट किया उसके इकदाम को, मैं भी उसी तरह करता हूँ कि उनके हंगामी बुनियादों पे लॉकडाउन करने से उनकी आवाम ने भी उनके साथ ताउन किया, उधर की अपोजिशन जमातों ने भी उनके साथ ताउन किया, जिसकी वजह से बहुत हद तक ये उधर काबू में है। आप देखिए जिस तरह पंजाब में लॉकडाउन किया गया, सिर्फ कारोबार बंद है, डे फर्स्ट से मामूल की ट्रैफिक है, लोग इसी तरह घुल मिल रहे हैं। मैं अपने भाई की बात से इत्फाक करता हूँ, डॉक्टर साहब ने भी कहा लोगों को पकड़ के जेलों में डालेंगे वो तो और ज़्यादा वायरस फैलेगा। भाई आप फाइन करें उन्हें, कारोबार तो बंद कर दिया, जो कैपेसिटी थी हमारी बर्दाश्त करने की आम आदमी की वो तो ख़त्म हो गई। लेकिन बट साहब यहाँ पे सवाल तो ये पैदा होता है ना कि यहाँ पे लोगों को अगर फाइन करे तो वो कह रहे जी हमारे पास तो है ही कुछ नहीं, हमें जेल में डाल दो, तो फिर इसका अल्टरनेटिव क्या होगा? ये कोई बात नहीं है, लोगों की जान प्यारी है, आप लोगों में खौफ तो पैदा करें। आप देखिए उधर एक SHO गई है कराची में, उसे उन्होंने मारा है, उसके ग्लासेस तोड़ दिए हैं, यूनिफॉर्म फाड़ा है, 2 बंदों को अरेस्ट किया, वज़ीर आज़म साहब ने कहा इन्हें छोड़ दें। अब भाई आप लोगों को डराएंगे तो लोग डरेंगे ना, आप आगे कह देंगे जी कुछ नहीं होता, जी कुछ नहीं होता, तो फिर लोग तो वैसे ही इस चीज की हैं कि यार कुछ भी नहीं हो रहा, वाकई नहीं कुछ हो रहा। ठीक है, आपके कहने का मकसद है कि लोगों को डराना होगा। यहाँ पे मुझे लेनी है ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अच्छा वकास शाहिद खोखर साहब, आप ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इस सारी सूरत हाल से नज़र ये आ रहा है कि सियासी बेनिफिट उठाने की कोशिश कर रही है और बार बार एक ही चीज़ पे जोर दिए जा रही है कि बल्दियाती जो निज़ाम है उसको बहाल किया जाए, बल्दियाती निज़ाम बहाल किया जाए। बल्दियाती निज़ाम की बहाली में ऐसा कौन सा अंसर पाया जाता है कि इस वबा से जो हम छुटकारा हासिल कर लेंगे? क्या करेंगे बल्दियाती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट थी, वज़ीर आज़म थे, वो लॉकडाउन के हक़ में नहीं थे, जिस तरह आपको पहले पता है। हमारे जो लीडर है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने आते सारी पहले ये डिमांड की कि मुल्क में लॉकडाउन किया जाए, मगर इसके बावजूद जो है वज़ीर आज़म साहब इस डगर पे थे कि जी लॉकडाउन नहीं होना। सिंध हुकूमत ने किया, यहाँ पे जो है ISPR ने अनाउंसमेंट कर दी कि लॉकडाउन हो जाना है। मतलब मकसद ये है कि कोई पार्टी, कोई जो अदारा है वो एक पेज पे नहीं है। अभी तक आप ये देख लें कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है वो नहीं बुलाई गई। हर बंदे को, ये एक कौमी इशू है, कौमी मसला है, हर बंदे, हर तबके की यहाँ पे नुमाइंदगी होनी चाहिए थी जो जिससे ये इशू जो है ये रिज़ॉल्व हो सके, मगर ये बिल्कुल नहीं किया गया। जो बल्दियाती नुमाइंदगी की आप बात कर रहे हैं कि एक ग्रास रूट लेवल की वो सियासत है। हर यूनियन कौंसिल में जो है कौंसलर है वो हर बंदे को वहाँ पे जानता है कि कौन मुस्तहिक है, कौन मुस्तहिक नहीं है। अभी जिस तरह ये टाइगर फोर्स का इन्होंने अनाउंसमेंट की, जी टाइगर फोर्स बना देंगे, वो एक सियासी अकरा पर सियासी स्टंट आप उसे कह रहे हैं जी, स्टंट है जी, कि अपने बंदों को ओब्लाइज किया जा रहा है। 1.5-2 महीना हो गए कोरोना से जो है पाकिस्तान मुतासर हो रहा है, अभी तक इनसे वो फोर्स बनी नहीं। अगर यही बल्दियाती नुमाइंदे बहाल हो जाते तो ये बहुत अच्छी तरह जो है ये काम हो जाना था और सारा सिस्टम हो जाना था। जो ये अच्छा, आपके कहने का मकसद ये है कि बल्दियाती नुमाइंदे ही ऐसे लोग हैं जो ग्रास रूट लेवल पे जो है परफॉर्म करते हैं और इस वजह से रिलीफ का जो है काम बड़ी जल्दी से हो सकता है। अच्छा सगीर भट्ट साहब, आप ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आप वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत की भी कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है, तो कैसे उसको मुतमिन करेंगे आप? जी फारूक, देखिए जो बातें आप कर रहे हैं उसमें जो बजट सिंध हुकूमत ने राशन देने में या इमदादी प्रोग्राम में दिया है, उसके लिए सिंध हुकूमत ने 5 रुकनी कमेटी बनाई जिसके गालबन सरबराह फैसल ईदी साहब थे, अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। उसमें 3 गैर सियासी लोग थे प्राइवेट सेक्टर के और 2 थे दूसरे, तो वो तो कमेटी कर रही है, उसमें तो सिंध हुकूमत का कोई कसूर नहीं है। ये मैं आपको बताऊँ, ये असल में हुकूमती नुमाइंदगान जब से लॉकडाउन है ये गायब थे, ये इनके वज़रा, इनके तहादी गायब थे। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के प्रोग्राम ने सिंध में
जिस तरह लॉकडाउन करके इस बीमारी के साथ लड़े हैं वो और लड़ रहे हैं, और पूरे पाकिस्तान भर में पीपल्स पार्टी नहीं, के लड़ रहे सुप्रीम हैं। कोर्ट तो आप पे सवाल रेज कर रही है ना, जी, आपने इतने अरबों रुपया मैं खर्च कर बताता दिया, हूं, शफाफियत कहीं नजर नहीं आ रही। मैं फारूक यही बता रहा हूँ कि जब उन्होंने ये काम करके दिखाया, उसे अप्रिसिएशन मिली पाकिस्तान के अंदर भी और बैनुल अक़वामी इदारों से भी, तो फिर इन हुकूमती वज़रा ने देखा कि ये क्या हो गया भाई, हमारी तो नहली खुल के सामने आ गई। ये फिर 20 दिन बाद एक वजीर निकला, उसने सिंध हुकूमत के खिलाफ बयानबाजी की, फिर दूसरा निकला। जो सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट उठाया उसके लिए हमारी 5 रुकनी कमेटी बनी है, जिसने ये सारा राशन, ये सारी फंडिंग, ये रिलीफ प्रोग्राम, जो जितने पैकेज, यही सवाल मैं खुर्रम साहब से करना चाहूंगा। खुर्रम साहब, आप ये बताएं कि आपकी फेडरल गवर्नमेंट पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई तरीकाकार जो है वाज़ेह नजर नहीं आ रहा। 9 अरब रुपया खर्च कर दिया है, मगर इसके बावजूद पेशेंट 5000 हैं। तो आप पे भी सवालिया निशान लगता जा रहा है। किस तरह से इसकी शफाफियत को जो है आप जाहिर करेंगे? ये आपके सवाल के ना दो पहलू हैं। एक तो ये कि अदालत का ये कहना कि पेशेंट सिर्फ 5000 है। अब मोअज़्ज़ज़ जज साहब को या तो हैरानगी है और या परेशानी है, इसके दो पहलू हैं। उसके बाद आती है इमदाद की डिस्ट्रीब्यूशन। वफाक ने तो एक प्रोग्राम दिया है एहसास के नाम से, जिसमें कैश लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। जिनको किया, ये मसला उठा कहाँ से? ये मसला उठा ज़कात फंड, क्योंकि हम लोग अब चूंकि न्यूज़ चैनल्स ही एक वाहिद ज़रिया है जिस पे आप मल्टी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं। तो ये बात रेज हुई है ज़कात जो सूबाई लेवल पे महकमे हैं, उन्होंने कहा कि जी इतना इतना फंड वफाक ने दिया ज़कात की मद में। उन्होंने कहा सूबों से आपने पूछा ये किधर गया? उन्होंने कहा जी वो सूबाई, चूंकि 18th अमेंडमेंट के बाद ये ऑटोनमस है, तो हम सूबों को डिलीवर कर देते हैं, सूबे अपनी मर्जी से उसको खर्च करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब अगले स्टेप पे सिंध गवर्नमेंट से पूछा अच्छा जी कहाँ हुआ है, तो उन्होंने कहा जी हमारे पास तो कोई चीज़ ही नहीं। तो ये वहां से नहीं, वो तो कह रहे कि हमने 5 रुकनी कमेटी, ये 5 रुकनी कमेटी डिस्ट्रीब्यूशन पे तो नहीं थी। हो सकता है प्रिक्योरमेंट पे हो। ये वैसे भट्ट साहब ने पहले बात की है 5 रुकनी कमेटी की, ये पहली दफा मैंने सुनी है। इतने मीडिया पे मैंने नहीं सुनी कि फैसल ईदी साहब ने जो है वो 12 साल 14 साल पुरानी पत्ती जो है वो प्रिक्योर कर ली है। तो इस हवाले से जो चीजें हैं वो आएंगी। अभी चूंकि मैं पर्सनली तौर पे समझता हूं कि इस वक्त हम हालते जंग में हैं, और जंग के दरमियान कभी भी ऐसा कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। ये एक ऐसी चीज है, डॉक्टर साहब इस चीज को इंडोर्स करेंगे, पूरी दुनिया के अंदर मिथ्स बहुत ज्यादा थी, थ्योरीज नई से नहीं आ रही थी। कोई कह रहा था कि जी जेंडर की डिस्ट्रीब्यूशन ये है, नए फिगर्स आए वो पता चला नहीं। अच्छा चलें वकास साहब, आप ये बता दीजिए जो सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान जो खींचातानी चल रही है और जो फंड्स तकसीम किए हैं, आप इनसे मुतमिन हैं? बेसिकली ये जब वुहान सूबे से आया तब हमारे आपको भी नॉलेज में होगा कि स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के वहाँ पे मौजूद थे, जिनको गवर्नमेंट ने यहाँ पाकिस्तान में दाखिल नहीं होने दिया। यही अगर स्ट्रेटजी जो है अफगान बॉर्डर पे की जाती, जितने अरब रुपया जो है अभी जिस तरह सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि खर्च हो गया, नज़र नहीं आ रहा, ये अगर वहाँ पे खर्च की थी, क्योंकि बेस ज़्यादा जो तादाद है वो उस बॉर्डर से आए। एपी सेंटर जो है वो चाइना और ये ईरान जो है ये यहाँ पे बना, वहाँ पे उनको क्वारंटाइन करते, वहाँ से फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट करते। अभी जो है गवर्नमेंट जो है फेडरल गवर्नमेंट वो इस चीज़ को, और पंजाब गवर्नमेंट बिल्कुल सीरियस नहीं ले रही इसी चीज़ को। ये एक वो लॉलीपॉप जो है वो इन्होंने शुरू से एक इनकी स्ट्रेटजी है कि आवाम को देना, और वो दे रही हैं। जिस तरह इंडस्ट्री इन्होंने कुछ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री खोल दी, लेकिन जो रॉ मटेरियल उनका आ रहा है वो इंडस्ट्री बंद है। दर्जी की दुकानें खोल दी, कपड़े की दुकानें बंद, प्लम्बर बड़ा सोशल मीडिया पे इसका बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है। बिल्कुल, प्लम्बर खुल गया, उसकी हार्डवेयर की दुकानें बंद है, कंस्ट्रक्शन खुल गई है, सरिये की फैक्ट्रियां बंद है, जुर्माने सरिये की फैक्ट्री क्यों करी जा रहे हैं। लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी एक हद तक जो है वो अपने जो लेबर है और जो उनके अंडर काम करते हैं उनको वो सपोर्ट कर सकती है। उसके बाद इनकी भी बात हो जाएगी। हुकूमत को चाहिए सारी जो जमातें हैं उनके नुमाइंदगान, सारे स्टेक होल्डर जिसमें डॉक्टर्स हैं, आर्मी है, और सारे नुमाइंदगान एक जगह पे एक टेबल पे बैठे और तजावीज़ लें, ताकि ये एक कौमी इशू जो है इसको कौमी पार्टियों के साथ मिलकर सॉल्व किया जाए। यहाँ पे मुझे लेनी है ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद, स्टे विद अस।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताइएगा कि ये पहले तो हमें ये कहा गया था कि अप्रैल का महीना और अब मई को बड़ा फोकस किया जा रहा है, तो इसकी वजह क्या है? क्यों, क्या ये सिलसिला कहाँ पे जाकर रुकेगा? देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एक बिल्कुल न्यू डायनामिक्स का हमें सामना है, तो हम तो चलो दूर की बात, जो रिसर्चर्स हैं, चले वेस्टर्न रिसर्चर्स हैं जो फ्रंट लाइन पे होते हैं, जो लेबॉर्ट्रीज में रिसर्च कर रहे हैं, और वो रिसर्च जो अभी तक हम प्रोफेशनल्स तक भी नहीं पहुंची होती, उनको नहीं इन चीज़ों का पता। देखिए इस टाइम ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने समझना है कि ऐसा घूमू का शिकार क्यों है गवर्नमेंट भी और अवाम भी और हत्ता के डॉक्टर्स भी। अब मैं आपको बताता हूँ, बड़ा अहम पॉइंट है सर। 2 थ्योरीज चल रही हैं, 2 पर्सपेक्टिव्स। एक पर्सपेक्टिव ये है कि चलें शायद चूंकि मौसम तब्दील हो रहा है, हम एशियंस की जो जेनेटिक्स ऐसी है, हम पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, यहाँ पे रिपीटेड इन्फेक्शंस और BCG, आपको पता है ये TB वैक्सीन प्रोटेक्शन का आ रहा है किरदार, मलेरिया का किरदार आ रहा है कि वो उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज नेचुरल बॉडी में बन जाती हैं वो इसके खिलाफ मौसर है। आपको पता है जो मलेरिया के खिलाफ एक दवाई मौसर है वो दी जा रही है प्रिवेंशन के लिए, HCQ जिसे कहते हैं। और ये सारे फैक्टर्स मिला के ये होप किया जा रहा है कि शायद हमारा इतना बुरा हाल नहीं होगा जितना दूसरे मुल्कों का हुआ है। ये एक आप कह सकते हैं कि एक हाइपोथेसिस है, एस्टैब्लिश फैक्ट नहीं है, इसे कहते हैं पूर्व उम्मीद थ्योरी। और एक है पेसिमिस्टिक थ्योरी जो हकायक पर मबनी है, वो ये कह रही है कि पहला केस अमेरिका में भी फरवरी के शुरू में हुआ था, और वो ट्रम्प साहब भी मजाक उड़ा रहे थे सबका, चाइनीज वायरस कह के, और बाकी लोग भी। और फिर 8वें हफ्ते ये हुआ कि जनाब क्या नाम है, लोग धड़ाधड़ लाशें गिर रही हैं। तो पाकिस्तान मई को सर क्यों फोकस कर रहे हैं? अभी 5th वीक जा रहा है, आपका लॉकडाउन को टाइम कितना हुआ है? असल में हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें लग रहा है कि जैसे हमारे साथ कितना जुल्म हो गया। आपने किया क्या है? आप एक माह नहीं मुल्क चला सकते, हम एक माह अपने भाइयों को खिला नहीं सकते। देखिए लॉकडाउन से जुड़े मैं 2+2 है, रॉकेट साइंस नहीं है, 2 चीजें हैं। लॉकडाउन अगर आपने मौसर अंदाज में करना है तो आपने बचना है उस पेसिमिस्टिक थ्योरी के हिसाब से। अभी हम उस जो ऑप्टिमिस्टिक थ्योरी पे चल रहे हैं कि शायद बच जाए, ना हो, हर एक के ज़हन में ही है। अच्छा, और वो लॉकडाउन से जुड़े मसाइल क्या हैं? 2 सिर्फ। एक ये मजहबी इश्यूज आ रहे हैं। अब देखिए मजहब के हवाले से रमजान आ रहा है, मुझे आप बताएं रमजान में अल्लाह ताला का हुक्म है अगर आप पे बीमारी आ जाए, क्या हुक्म है रोजे के मुतालिक? बाद में रखो, छोड़ दो, ऐसी है ना सर? फर्ज है कि नहीं? रोजा फर्ज है। जब उसके यह कहा जा रहा है कि बाद में रख लो, तो ये इसमें एक लास्ट पॉइंट करूंगा सर, दूसरा, सॉरी आपको मैंने रोक दिया यहाँ पे, दूसरा पॉइंट बड़ा है। मैं दूसरा जो इस चीज से जुड़ी चीज है वो है गुर्बत। वो ये जो भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये लोग, यानी कि माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मुख्तलिफ पार्टीज के साथ एफिलिएशन और साहब हैसियत लोग ही हम सब, ठीक है, इनके दिलों में बहुत ज़्यादा कॉमन दर्द पाया जा रहा है उनके लिए, और इंडिविजुअली भी लोग वहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट सिर्फ लॉकडाउन को सक्सेसफुल एक सूरत में किया जा सकता है कि इन गरीब लोगों तक पहुँच जाए, मसला कोई नहीं। अच्छा खुर्रम साहब, बार बार बाकी सवाल तो यही आ रहा है कि लॉकडाउन पे हुकूमत सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रही, क्यों अभी भी अबहाम का शिकार है, और इसको किस तरह से मौसर बनाया जाएगा? अभी भी आप पे कई सारे सवाल आते हैं। और दूसरा ये आप फरमाइएगा कि जिन चीजों को आपने खोलने की इजाजत दी उनसे रेलिवेंट चीजें तो आपने खोली नहीं है, ये भी एक आपका मजाक बनता जा रहा है। इसमें ये फेज वाइज काम हो रहा है। आपने पहला स्टेप लिया कि बिल्कुल इंडिविजुअल यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल है, अगर कंस्ट्रक्शन हो रही है किसी भी जगह पे, तो आप ये देखें वहाँ जमघटा नहीं बन रहा। इन दिनों में मेरी ट्रेडर से भी इंटरेक्शन रही कि ख़ास तौर पे हम चूँकि इसी शहर के रहने वाले हैं, सारे समझते हैं। मेरा पॉइंट उनके साथ एक बात पे था, उन्होंने कहा जब जी इंडस्ट्री इन्होंने खोल दी, एक्सपोर्ट वाले कमा सकते हैं तो ऐसी क्यों नहीं? ये बड़ा एक कॉमन सी बात थी। तो मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर आप कसाइयां वाला गला, बट साहब ये जरा थोड़ा सा रेक्टिफाई कीजिएगा, अगर कोई बाजार का नाम को गलत ही हुआ, ठाकर सिंह गेट, यहां पे डेली बेसिस पे मेरा एस्टिमेट है कि 2 लाख विजिटर है। और एट दिस मोमेंट जिस तरह देखें इन्होंने बात की कि बॉर्डर से जायरीन आए, आपको पता है पूरी दुनिया में जो ईरान ने अपना स्पीकअप किया कोरोना के हवाले से, वो 22 दिन लेट किया, 22 दिन के बाद उन्होंने अनाउंस किया। बट साहब आप ये बताएं, ये जो इन्होंने लॉकडाउन में नरमी की है कि क्या ये ठीक किया इन्होंने? लॉकडाउन में नरमी नहीं हुई, लॉकडाउन हुआ ही नहीं।
मेरे जो भाई बैठ के अपनी पार्टी का दिफा कर रहे हैं, ये अपने सिलेक्टेड वजीर आजम की पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं। जिस तरह दुनिया मर रही है, मर से वो कह रहे हैं कि जी अपने हल्के पक्के कर लो, हल्कों में निकलो, लोगों से मिलो, फिर भी कोई नहीं निकला। सारे वजीर सत्तू पी के घरों में सोए हुए हैं। लॉकडाउन तो हुआ ही नहीं मेरा भाई, सिर्फ मार्केट्स बंद है, कारोबारी मराकज बंद है। आप देखे जाके सड़कों पे, गलियों में, बाजारों में वैसे ही लोग इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं। बट साहब वो हम नहीं निकल रहे हैं। सर मेरी बात जब सुने, कारोबार बंद है तो बाहर क्यों निकल रहे हैं? सर मेरी बात सुने, सर मेरी बात सुने। सर हुकूमत किस चीज की है? हुकूमत किस चीज का नाम है? अगर आपने कहा जी लोग खुद करें तो फिर आप कह रहे भाई कोरोना आ गया है, अब आपने खुद ही करना है, मैं भी घर जा रहा हूं तो 1 माह बाद मुलाकात होगी। ये ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो ही पॉलिसी वाज़ेह नहीं है। दुकानें भी खुल रही हैं, लोग शटर ऊपर करके, कस्टमर भी आ रहे हैं। एक वाज़ेह पॉलिसी होती गवर्नमेंट की, एक उनका गोल होता, तो ये सारा कुछ जो है। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ इस लॉकडाउन में पुलिस की मौजें लग गई हैं सर, वो खुद से सारा कुछ करवा रहे हैं। उनकी मौजें लगी हैं, लेकिन उनकी कुर्बानी को मैं सलाम पेश करता हूँ। इन हालात में भी वो अपनी सर्विसेज फराहम कर रहे हैं बगैर किसी हिफाजती सामान के। उनकी ये कुर्बानी है। आप ये लॉकडाउन के हवाले से देखिए कि आम आदमी की कैपेसिटी है कि वो डे बाई डे कमा रहा है। अड्डे पे पांडी है, लारी अड्डे पे हाकर है, चांदगाड़ी वाले हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले हैं, उसके अलावा रेडी बान है, छाबड़ी बान है, दुकानों पे जो डेली वेजेस पे लड़के रखे होते हैं, सब के सुबह कमाना है, शाम को बच्चों का पेट प्रोग्राम का वक्त बड़ा काम है। विकास साहब का यार पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। डॉक्टर साहब जो डॉक्टर हजरात हैं उनका भी हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। जो पुलिस के हैं, जो फ्रंट मैन पे सोल्जर हमारे लिए लड़ रहे हैं, सबका हम शुक्रगुजार हैं। डॉक्टर्स को सामान मुहैया नहीं किया गया था। शहबाज शरीफ की हिदायत पे हमने जो है उनको जो किट्स मुहैया की। फिर यहाँ पे हर यूनियन कौंसल में जो है हम अपने तौर पे आप जो है वो जो है इफ़ेक्टिव स्प्रे करवा रहे हैं और राशन तकसीम कर रहे हैं। फिर इससे जो थैलेसीमिया के मरीज़ थे उनके लिए जो मुस्लिम लीग नून के वर्कर हैं उन्होंने ब्लड डोनेशन भी दिया है और आइंदा भी हम ये इस तरह के सर हुकूमत ने सिर्फ डाटा इकट्ठा करने के नाम पे 1 माह ज़ाया किया, फिर बाद में वही बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत लोगों को पैसे देने शुरू किए हैं। इसके अलावा हुकूमत ने कुछ नहीं किया। प्राइवेट सेक्टर से नहीं, इन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तक पैसे दिए हैं। डाटा सिर्फ सियासत के लिए अपने घरों के बाहर मजमा लगाया। अभी भी पीपल्स पार्टी गुजरांवाला में सस्ती रोटी तंदूर चला रही है, राशन दे रही है। आगाही के बारे में हुकूमत ने कुछ नहीं किया। अपोजिशन जमातों ने, पीपल्स पार्टी ने आगाही मुहिम चलाई, सैनिटाइजर तकसीम किए, मास्क तकसीम किए। हुकूमत और इसके इत्तेहादी, इसके वज़ारा किधर हैं? आप मुझे बताएं, पूरे पाकिस्तान में बताएं ये बताएं जी। बात ये है कि इन्होंने मजाक समझा हुआ है, ये पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं कि सिर्फ आगे अपना इलेक्शन जीतना है। ये हो गया, वो हो गया। लेके 5 लोग खड़े होते हैं, एक फोटो बनती है, उससे आगाही मुहिम चलती है। ठीक है सर, पूरे जनरल बस स्टैंड पे अपने तंदूर पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती। सर आप अपनी सोशल डिस्टेंसिंग देखें। एजाज चौधरी साहब ने जो परसों मीटिंग बुलाई हुई थी, आप देखें, ये बात ना करें आप। ये तनकीद नहीं है। आप बताएं, आप आवाम को रिलीफ क्या दे रहे हैं? आप घरों से नहीं निकल रहे, आप घरों से नहीं निकल रहे, आप लोगों को रिलीफ क्या देंगे? वहाँ कोई अवामी नुमाइंदा मौजूद नहीं होता। इस बात का जवाब देना। उसमें आप देख लें जुल्फी बुखारी, फिरदौस आशिक अवान, दो जितने जो है इनके साथ फारूक, ये सारे ये लोगों को इमदाद देते हैं और लोगों की गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं। फिरदौस आशिक अवान ने कितनी बेहुदा बात की। वो गवर्नर सिंह कहता है इमदाद दे के, अभी भी गिनने आंदे रही। देखिए ये लोगों को सरकारी पैसे दे रहे हैं, सरकार हुकूमत का खजाने से दे रहे हैं, गिरने आंदे नहीं। ये देखे मजाक उड़ा रहे हैं, ये पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं कि हमारा अगला इलेक्शन बच जाए, हम ऐसे कर लें, हम वैसे कर लें। हकीकी मानों में इस वक्त प्राइवेट सेक्टर और अपोजिशन इस बीमारी से, इस वबा से लड़ रही है, फ्रंट फुट पे लड़ रही है। इस मौके पे मैं डॉक्टर्स को, सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करता हूं। कोरोना खत्म होगा ना तो फिर आपको पता चलेगा कि ये इमदाद के नाम पे ड्रामा क्या हो। सर वो तो कल देखेंगे ना। आप अब क्या कर रहे हैं? वही कह रहा हूं, आधा दौर पीछा छोड़ पता चलेगा आप कितने फ्रंट फुट। ये मुस्तकबिल के हवाई पुराना राशन, ये मुस्तकबिल के हवाई किले कायम कर रहे हैं और हाल को फरामोश कर रहे हैं। कौम अब मार रही है, ये कहते हैं जी हम कल बताएंगे। और भाई आज कल बता देना। मैं बड़ा पुरुमीद हूं कि इंशाल्लाह ये जो सोच रहे हैं ना हवाई किले कि ये ऐसे है, नो डाउट हमें बचने की जरूरत है इंशाल्लाह, इससे कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस तरीके से ये पहले करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वाला सिनेरियो होगा तब भी हमारा फायदा है, ये वाला सिनेरियो होगा तब भी हमारा फायदा। ये बात तो प्राइम मिनिस्टर कर रहे हो, ये बात तो आप
I am sure. ये चले selective ठीक है ठीक है, आप तमाम लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आखिर में मैं बस इतना ही ये कहूंगा कि हुकूमत को और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है और बिलखसूस जो हमारे उलमा इकराम हैं और ताजर हजरात हैं, उनको ये चाहिए कि जो हमारे तिब्बी माहिरीन जो हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं उस पर तवज्जो दें, और जहां पर उन्होंने इतनी ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, मजीद कुर्बानियां भी हमारा मुल्क उनसे मांग रहा है, तो वो देकर इस वबा से बच जाएं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।